हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉन्चपैड एजुकेशन। आज हम मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। मनी लॉन्ड्रिंग टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पेपर 3 यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि ये ना सिर्फ इकोनॉमी के पोर्शन में फॉल करता है बल्कि इंटरनल सिक्योरिटी में भी ये अलग से टॉपिक दिया गया है, मनी लॉन्ड्रिंग एंड इट्स प्रिवेंशन। सो वी विल सी व्हाट इज दिस मनी लॉन्ड्रिंग ऑल अबाउट। कौन सा प्रोसीजर है इसके अंदर जो इन्वॉल्व होता है जिससे ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट किया जाता है। उसके अलावा वी विल सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कौन सा लेजिस्लेटिव एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है, मतलब कौन से ऐसे लॉज बनाए गए हैं और कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश किए गए हैं टू प्रिवेंट एंड कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग। इसके अलावा वी विल ऑल्सो सी ग्लोबली व्हाट इज द कंसर्न फॉर मनी लॉन्ड्रिंग एंड व्हाट आर द एफर्ट्स ऑफ द वेरियस नेशंस टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग। सो शुरू करते हैं। पहले हम देखेंगे व्हाट इज मनी लॉन्ड्रिंग। अब मनी लॉन्ड्रिंग में क्या होता है? इट इज द प्रोसेस जिसमें आप अपनी इलेजिटिमेट सोर्सेज से बनाई गई मनी को लेजिटिमेट सोर्सेज में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हो। नाउ लेट्स सपोज ड्रग ट्रैफिकिंग में आप इन्वॉल्व थे और उसमें से आपने 20 lakhs की अमाउंट कमा ली। अब 20 lakhs इज अ वेरी हेफ्टी अमाउंट एंड ऐसे ये नहीं है कि आपने एक ही बार कमाया, आपका तो ये बिजनेस है, तो आपके घर काफी पैसा इकट्ठा हो जाता है और आप उसको घर पे नहीं रख सकते। अगर आप रखोगे तो दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। फिर आप क्या करते हो? आप उस पैसे को लेजिटिमेट सोर्स में दिखाने की कोशिश करते हो कि ये जो पैसा कमाया गया है इट इज प्योरली फ्रॉम लेजिटिमेट सोर्स एंड नॉट फ्रॉम इलेजिटिमेट सोर्स। बस इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मनी लॉन्ड्रिंग। सो इन शॉर्ट इट इज टू कन्वर्ट डर्टी मनी इनटू क्लीन मनी और मेकिंग इलेजिटिमेट मनी appear to be earned from legitimate source. You're only making it appear that it is from legitimate source, but the truth is it is from illegitimate source. That illegitimate source can be anything which is hidden from the eye of law or which is illegal as per law of the land. So इसके एग्जाम्पल्स अगर मैं आपको कोट करूं तो ड्रग ट्रैफिकिंग 1, टेररिस्ट फंडिंग 2, उसके अलावा गैम्बलिंग या मैच में बैटिंग करना या फिर धोखाधड़ी से भी पैसे कमाना। दिस ऑल इज कवर्ड अंडर इलेजिटिमेट सोर्सेस ऑफ मनी। बस इसको कैसे आप कन्वर्ट करते हो व्हाइट मनी में, दैट इज मनी लॉन्ड्रिंग। Now we will see what is the process involved in laundering. Basically it is a 3-stage process. 3-stage process में क्या होता है? सबसे पहली होती है प्लेसमेंट, सेकंड होता है लेयरिंग, थर्ड होता है इंटीग्रेशन। प्लेसमेंट का क्या मतलब होता है कि आपके पास जो इलेजिटिमेट सोर्सेज से मनी आती है उसको आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में अरेंज करवाते हो। दैट मीन्स यू विल बी डिपॉजिटिंग योर कैश थ्रू एनी वे। दिस इज एक्चुअली द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट, क्योंकि यहां पर सर्वेलेंस बहुत हाई होती है एंड यू हैव टू मेक श्योर दैट अगर आप पकड़े भी जाते हो you should have the documents जिससे आप प्रूव कर पाओगे दिस मनी इज नॉट इलेजिटिमेट बट लेजिटिमेट। नेक्स्ट इज लेयरिंग। लेयरिंग में क्या होता है? एक बार वो इंस्टीट्यूशंस में पैसा चला जाता है उसके बाद आप उसकी ट्रांसफर, रिवर्स ट्रांसफर, फिर ट्रांसफर, मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्टेप से उसको लेके जाते हो ताकि उसका सोर्स पाना मुश्किल हो जाए। एंड द थर्ड वन इज विच इज द फाइनल स्टेप, इंटीग्रेशन। इसमें अगर आप कामयाब हो जाते हो फिर इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर द एजेंसीज टू सी कि ये कहां से पैसा आया। सो इंटीग्रेशन में होता क्या है? जो ब्लैक मनी प्लेस की जाती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में वो अल्टीमेटली इकोनॉमी में वापस आ जाती है एज अ व्हाइट मनी। सो इसके एग्जांपल्स जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, कैश स्मगलिंग, गैम्बलिंग, ट्रेड बेस्ड लॉन्ड्रिंग, शेल कंपनीज, फॉल्स इनवॉइसेस, राउंड ट्रिपिंग। शेल कंपनीज में क्या होता है? यू बेसिकली क्रिएट अ कंपनी विच इज अ बोगस कंपनी। वो एक्चुअली में बिजनेस नहीं कर रही है, यू जस्ट हैव क्रिएटेड अ कंपनी जिससे आप फॉल्सली शो करोगे कि इसमें बिजनेस हो रहा है ताकि आप अपनी ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट कर पाओ। कैसे करोगे अब उसको कन्वर्ट? ट्रेड बेस्ड लॉन्ड्रिंग के थ्रू। अब ट्रेड बेस्ड लॉन्ड्रिंग में क्या होता है? फॉर एग्जांपल आजकल मास्क की डिमांड बहुत चल रही है एंड यू वर इन्वॉल्व इन सम ड्रग ट्रैफिकिंग पीपल और ग्रुप। अब वो क्या होता है? थ्रू गोल्डन क्रिसेंट। यू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोल्डन क्रिसेंट? इट इज अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, जहां से हीरोइन की स्मगलिंग होके आती है इंडिया में। तो आप उस ग्रुप के मेंबर थे, उसके साथ कंसर्न थे। अब क्या होता है? आप वहां से काफी ज्यादा पैसा कमाते हो। लेट्स सपोज 20 लाख रुपए आपको एक टाइम पे मिलता है। अब वो 20 लाख जो आपके पास आया वो सारा इलेजिटिमेट सोर्स है, ड्रग ट्रैफिकिंग से आया। अब आपके मन में डर है कि ये 20 लाख मैं घर पे नहीं रख सकता, तो आप एक शेल कंपनी ओपन करते हो जिसका नाम है एबीसी कंपनी। अब वो जो सारा पैसा है 20 लाख, आप सोचते हो कि उस शेल कंपनी के थ्रू आप व्हाइट में कन्वर्ट करवाओ। जो आपकी कंपनी है एबीसी लिमिटेड, उससे आप एक फॉल्स इनवॉइस से अपनी परचेज इंक्रीज करते हो। मतलब जो लोग मास्क बना रहे हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, आप उनके पास जाते हो, उनको बोलते हो मुझे मास्क तो नहीं चाहिए लेकिन आप मुझे 1 लाख मास्क का बिल दे दो। दैट मीन्स 1 लाख क्वांटिटी, 10 रुपए का एक मास्क, 10 लाख का बिल आप लेके आ गए। नाउ आपकी बुक्स में
10 लाख अमाउंट के मास्क खड़े हो गए। उसको अब आप क्या करोगे, वो बोगस बिल आपकी बुक्स में है, उसको सेल में कन्वर्ट करोगे। 1 लाख मास्क इंटू 20 लाख, सो दैट मीन्स आपकी बुक्स में क्या होएगा, 10 लाख के मास्क परचेज किया, 20 लाख में बेच दिया। अब वो जो 20 लाख में बेचा, वो भी बिल आपने ऐसी रेज किया, आपने सेल नहीं किया कुछ भी। जैसे आप परचेज का बिल लेके आए, वैसे ही आपसे कोई बिल लेने आया था, आपने उसको बिल दे दिया, आपने सेल का बिल दे दिया। सो क्या हुआ, आपकी बुक्स में 20 लाख खड़ा हो गया, और वो जो 20 लाख आपके पास पड़ा था, आप वो शो करोगे कि ये मैंने बिजनेस से कमाई की है, अब उसको आप बैंक में डिपॉजिट करा दोगे। सो आपके पैसों की होगी प्लेसमेंट। सो दिस इज हाउ black money is converted into white money, and this is just one example which I have quoted you, and there are multiple like round tripping. अब round tripping में आप क्या करते हो, आप जो टैक्स हेवंस हैं जैसे कि मॉरिशियस, स्विट्जरलैंड, वहां पर आप एक कंपनी क्रिएट करते हो, क्योंकि वो टैक्स फ्री नेशन है या फिर बहुत कम टैक्स पड़ता है उनकी कंपनी पे, और डबल टैक्स अवॉइडेंस अग्रीमेंट के अंतर्गत अगर आप एक कंट्री में टैक्स पे करके आ रहे हो तो दूसरी कंट्री में आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है, तो इससे आप टैक्स की चोरी करते हो। सो दिस इज राउंड ट्रिपिंग। दिस इज अनदर एग्जांपल कैसे ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट किया जाता है। सो एंड सो ऑन। सी आई एम नॉट टीचिंग यू कि आपने ब्लैक मनी को व्हाइट में कैसे कन्वर्ट करना है, और आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि सोसाइटी में हो क्या रहा है और कैसे चीजें वर्क करती हैं। एज एन एडमिनिस्ट्रेटर यू शुड नो हाउ थिंग्स मूव। अब हमें इतना पता चल गया मनी लॉन्ड्रिंग होता गया है, ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट करवाना। कैसे कन्वर्ट करते हैं वो मैंने आपको 2 एग्जांपल्स भी देके बता दिए, ट्रेड बेस्ड लॉन्ड्रिंग शेल कंपनीज के थ्रू, राउंड ट्रिपिंग के थ्रू, और प्रोसेस भी हमने देख लिया, प्लेसमेंट, लेयरिंग एंड इंटीग्रेशन। नाउ वी विल सी कि अगर मनी लॉन्ड्रिंग हो भी रही है तो प्रॉब्लम भी क्या है, व्हाट इज द हार्म टू द नेशन। सो पॉइंट नंबर 1 इज कि ये टैक्स की चोरी होती है जिससे गवर्नमेंट को बहुत नुकसान होता है। दूसरा पॉइंट ये है जो इलेजिटिमेट सोर्सेज हैं जैसे टेरर फाइनेंसिंग है या फिर ड्रग ट्रैफिकिंग है, ये तो बहुत हीनस क्राइम है, जो क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी है। एनी हाउ वी कैन नॉट लेट द इनफ्लो ऑफ मनी फ्रॉम दीज वेरी सोर्सेज बिकॉज दे आर क्रिएटिंग हार्म टू द फाउंडेशन ऑफ अ नेशन। उसके अलावा बुक्स में अगर हम देखें तो गवर्नमेंट को लगेगा कि इतना ज्यादा काम हो रहा था, जैसे हमने एक एग्जांपल कोट किया था मास्क वाला, जबकि रियलिटी में वो कभी काम हुआ ही नहीं। तो गवर्नमेंट अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज कैसे डिजाइन करेगी, वो फेक डेटा के रिलेटेड। सो दैट अगेन हैम्पर्स द ग्रोथ ऑफ अ नेशन। सो इसको टैकल करने के लिए व्हाट हैज इंडिया डन, इंडिया हैज क्रिएटेड अ फ्रेमवर्क व्हिच इज बोथ लेजिस्लेटिव एज वेल एज इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। अब लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क की अगर बात करें तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ इज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। इसका पर्पस क्या था, 3 पर्पस थे मेन, टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल मनी लॉन्ड्रिंग, confiscation and seizure of property obtained by money laundering. Third is deal with any other issue related to it. So very basic objectives कि हमने मनी लॉन्ड्रिंग को कंट्रोल करना है, और मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू क्या क्या प्रॉपर्टी एक्वायर की गई है, कौन कौन सा पैसा कमाया गया है, उसको सारा कन्फिस्केट करना है, और उसके अलावा डील विद एनी अदर इशू रिलेटेड टू इट। सो इसकी इन्वेस्टिगेशन कौन करता है, ईडी, विच इज एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट। सो दिस वाज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, very important act. Now we will see what are the changes made into PMLA in 2019. 2019 में कुछ चेंजेस लाए गए थे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में। उसमें से सबसे पहला और सबसे बड़ा जो चेंज था, इट वाज मनी लॉन्ड्रिंग टू बी ट्रीटेड एज स्टैंड अलोन क्राइम। अब मनी लॉन्ड्रिंग टू बी ट्रीटेड एज स्टैंड अलोन क्राइम में क्या था, पहले ये स्टैंड अलोन नहीं था। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था दैट एक पर्सन ने ड्रग ट्रैफिकिंग की और उससे कुछ पैसे कमाए। अब क्या होता था कि अगर ईडी को पता लग जाता है कि इसने मनी लॉन्ड्रिंग की है, इसके पास पैसा पड़ा है जो इलेजिटिमेट सोर्सेज से, और उसको कन्वर्ट करने की अब कोशिश करेगा, तो ईडी ऐसे स्टेप नहीं ले सकता था। तो उसको क्या करना पड़ता था, सबसे पहले जो प्राइम ऑफेंस कमिट किया गया है विच इज ड्रग ट्रैफिकिंग, सो एनडीपीएस का केस रजिस्टर होता था उस पर, मतलब ड्रग्स का केस रजिस्टर होता था। उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग उसके साथ फिर चलती थी कि मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस है इसके ऊपर। चेंजेस में क्या किया गया है, मनी लॉन्ड्रिंग को स्टैंड अलोन ट्रीट किया जाएगा। अगर आप ड्रग ट्रैफिकिंग का केस रजिस्टर कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, मनी लॉन्ड्रिंग उससे रिलेटेड नहीं है, अ स्टैंड अलोन क्राइम। इसके अलावा क्या किया गया, डिलीशन ऑफ प्रोविजंस इन सेक्शन 17 व्हिच इज सर्च एंड सीजर। जो मैंने आपको बताया था दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी। सो इसमें क्या किया गया, कुछ प्रोविजन सेक्शन 17 और सेक्शन 18 में से डिलीट की गई जो सर्च एंड सीजर से रिलेटेड थी। उसमें क्या होता था, उसमें यही होता था कि अगर आपको सर्च एंड सीजर करना है तो सबसे पहले आपको एक एफआईआर रजिस्टर करनी पड़ेगी, दैट देयर हैज टू बी वन एफआईआर और चार्जशीट बाय अदर एजेंसीज दैट आर ऑथोराइज्ड टू प्रोब द ऑफेंस लिस्टेड इन पीएमएलए शेड्यूल। जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर शेड्यूल है एबीसी, उसमें ए शेड्यूल में कुछ ऑफेंसेस हैं, जैसे मर्डर होगा, अटेम्प्ट टू मर्डर होगा, रॉबरी होगी, 420 होगा, या एनडीपीएस के केसेस होंगे। अगर तो वो केसेस रजिस्टर किए आपने, उसकी आपके पास एफआईआर चार्जशीट है,
देन आप सर्च एंड सीजर कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते थे। ये पहले की प्रोविजन थी, लेकिन ये चेंजेस में क्या किया गया, इसको डिलीट किया गया कि नहीं, आप रजिस्टर नहीं भी होता केस उसके रिलेटेड, फिर भी आप सर्च एंड सीजर कर सकते हो। सो अगला चेंज क्या लाया गया, सेक्शन 44 में ये बोला गया कि जो पीएमएलए का ऑफेंस है उसको ज्वाइंट ट्रायल नहीं कंसिडर किया जाएगा जो मेन ऑफेंस होएगा। जैसे ड्रग ट्रैफिकिंग का केस रजिस्टर हुआ है, साथ में मनी लॉन्ड्रिंग भी इन्वॉल्व थी, तो इन्होंने बोला ये नहीं कि दोनों इकट्ठे ट्रायल, ज्वाइंट ट्रायल चलेंगे, वो अपना अलग है, वो अपना अलग ट्रायल है। सो एक तरह की इंडिपेंडेंस देने की कोशिश की गई मनी लॉन्ड्रिंग को। और ये भी बोला जो सेक्शन 45 है कि पीएमएलए के जितने भी ऑफेंसेस हैं विल बी कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल। अब कॉग्निजेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं, जिनके लिए इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को वारंट की जरूरत नहीं होती अरेस्ट करने के लिए। नॉन बेलेबल का मतलब ये नहीं होता कि उसकी बेल ही नहीं होगी, इसका मतलब ये होगा कि कोर्ट विल कंसिडर द मैटर एंड विल सी बेल देनी है कि नहीं देनी है। अदरवाइज तो पुलिस स्टेशन से बेल मिल जाती है जो बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं। नॉन बेलेबल में कोर्ट विल कंसिडर द मैटर। और 72 नाउ इंक्लूड्स अ पार्ट विच गिव्स पावर टू सेंटर टू सेट अप इंटर मिनिस्टीरियल कोऑर्डिनेशन कमेटी फॉर इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन। दिस इज वेरी बेसिक कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाएगी इंटर मिनिस्टीरियल डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन को एनहांस करने के लिए या ऑगमेंट करने के लिए। सो दिस वाज लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क। इसके अलावा एक और लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क है विच इज फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। ये एक लीगल फ्रेमवर्क है किसकी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, जितनी भी फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस होती है। नाउ वी नो इंडिया में से काफी लोग बाहर रह रहे हैं, वहां पे जाके सेटल्ड हैं और वहां से पैसा भी आता है। अब कुछ गैर कानूनी तरीके से भी पैसा इंडिया में आता होगा, ये बस उस पर चेक रखने के लिए कि जितना पैसा बाहर से आ रहा है फॉरेन कंट्री से, क्या वो सही तरीके से आ रहा है। सो दिस इज द लीगल फ्रेमवर्क फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस। केसेस रिलेटेड टू कॉन्ट्रावेंशन इन फॉरेन एक्सचेंज कैन बी एडजुडिकेटेड अंडर इट। नाउ वी विल सी इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म। इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म में क्या था, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, एफआईयू। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट में क्या होता है कि अब बैंक्स अगर इंफॉर्मेशन देते हैं कि आज मेरे बैंक में एक्स नाम का पर्सन आया था, वो 20 लाख रुपया जमा करवा के गया, सो इट्स अ बिग अमाउंट, जो कैश 20 लाख जमा करवाना बैंक में, सो वो इंफॉर्मेशन दे देंगे एफआईयू को। अब एफआईयू आगे क्या करेगी, एनालाइज करेगी इंफॉर्मेशन को और उसको डिसेमिनेट भी करेगी वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस को। सिर्फ ईडी को नहीं इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, बल्कि ये अदर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को भी देंगे इसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन। दिस इज फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट टू सी द सर्कुलेशन ऑफ ब्लैक मनी, डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन टू रेलेवेंट एजेंसी। So in institutional mechanism, FIU, and in legislative mechanism, PMLA Act and FEMA Act. Now we will see what are the international efforts to deal with it. सबसे पहले हम देखेंगे FATF. FATF क्या है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या था, इट वॉज एन इनिशिएटिव ऑफ G7। उस टाइम पे वो G7 कंट्रीज थी, अब ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज टू डेवलप पॉलिसीज टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग। मनी लॉन्ड्रिंग इज नॉट ओनली कंसर्न्ड विद इंडिया, it is also a worldwide problem. 3 to 5% of the world GDP consists of money laundering. So ये दुनिया की इकोनॉमी को एक तरह का खतरा है। सो ये जो FATF बनी थी 1989 में बनी थी और इसका प्राइम पर्पस ये था मनी लॉन्ड्रिंग को कॉम्बैट करना और टेरर फाइनेंसिंग। सो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, इनिशिएटिव ऑफ G7, नाउ G20, 1989, combat money laundering and terror financing. That's it. Next important thing is Basel Committee Statement of Principle. अब Basel Committee was related to banking system. इन्होंने क्या बोला कि हम उसको बैंकिंग डिनाई करेंगे जो इन्वॉल्व होंगे मनी लॉन्ड्रिंग में। अगेन इट वाज अ स्टेप टू कोऑपरेट। ये बैंक्स का आपस में कोऑपरेशन करने का एक तरीका था कि वी विल बी डिनाइंग बैंकिंग ऑपरेशन टू दोज इन्वॉल्व्ड इन मनी लॉन्ड्रिंग। FATF क्या था, इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, किसके लिए, मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के लिए। सो नेक्स्ट इज म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी। ये जो ट्रीटी थी ये बेसिकली कंसर्न सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग के लिए नहीं थी, बल्कि अदर क्राइम्स को भी इन्वॉल्व करती थी। इसमें क्या होता था, अगर हमें पता है दाऊद इब्राहिम इज इन्वॉल्व इन ड्रग ट्रैफिकिंग और टेरर फाइनेंसिंग, सो हम रिक्वेस्ट करेंगे पाकिस्तान को कि हम इसकी एक्स्ट्राडिशन करवाओ। एक्स्ट्राडिशन के साथ साथ हम ये भी डिमांड करेंगे, कोई विटनेस है, किसी तरीके की हमें कोई भी मदद की जरूरत है विद रिस्पेक्ट टू द ट्रायल, हम इसके अंडर उनसे डिमांड कर सकते हैं। दिस इज म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी। उसके अलावा वीना कन्वेंशन। वीना कन्वेंशन में क्या था, अगेन कोऑपरेशन, एक्स्ट्राडिशन एंड क्रिमिनलाइजिंग मनी फ्रॉम ड्रग ट्रैफिकिंग। सो वेरी सिंपल, डोमेस्टिक एफर्ट, PMLA एक्ट, फेमा एक्ट, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, और इंटरनेशनल एफर्ट्स में FATF, बेसल कमेटी स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी एंड वीना कन्वेंशन। सो दिस वाज ऑल अबाउट मनी लॉन्ड्रिंग। आई होप यू लाइक द लेक्चर. This becomes very important for your paper 3 as already told you. So do subscribe to our channel Launchpad Education for further updates on current affairs,
and other topics of UPSC and other government examination. Thank you for watching.